नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा रेखा का और बात 70 के दशक की। एक बार नरगिस दत्त ने कहा था रेखा को लेकर कि वो मर्दों को ऐसे संकेत देती है मानो वो बड़ी आसानी से उपलब्ध हो। निजी जिंदगी में चल रही तमाम दुश्वारियों के बावजूद 70 के दशक में रेखा का फिल्मी करियर बुलंदी पर था। हालांकि कला फिल्मों के जरिए शबाना आजमी और स्मिता पाटिल जैसी एक्ट्रेस अपने किरदारों के लिए खूब तारीफ कमा रही थीं, लेकिन उनकी चमक और शोहरत हेमा मालिनी, रेखा और जीनत अमान जैसी मसाला फिल्मों की कामयाब हीरोइनों के सामने फीकी ही रहती थी। आदत के मुताबिक रेखा लगातार एक के बाद एक फिल्में साइन किए जा रही थीं, लेकिन इस बार इस लंबी लिस्ट में कुछ शानदार डायरेक्टर्स की फिल्में भी थीं। इनमें ऋषिकेश मुखर्जी की खूबसूरत, विजय आनंद की राम बलराम, श्याम बेनेगल की कलयुग, गोविंद निहलानी की विजेता और रेखा के करियर की सबसे शानदार फिल्म मानी जाने वाली उमराव जान शामिल थी, जिसका निर्देशन मुजफ्फर अली ने किया था। लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखा जाए तो ये रेखा के करियर का स्वर्णिम दौर था। बॉक्स ऑफिस पर रेखा का जलवा 1989 में भी कायम रहा। अहिंसा, जानी दुश्मन की तरह ही कर्तव्य में भी धर्मेंद्र के साथ उनकी जोड़ी काफी पसंद की गई। कर्तव्य के डायरेक्टर मोहन सहगल थे, जिन्होंने सावन भादो फिल्म के साथ रेखा को बॉलीवुड में लॉन्च किया था। पहले भी फिल्म कीमत में रेखा और धर्मेंद्र पर एक बोल्ड रोमांटिक गाना फिल्माया जा चुका था, जो काफी चर्चा में भी रहा। और एक बार फिर कर्तव्य फिल्म में बॉलीवुड सिनेमा के सबसे हॉट गानों में शुमार किया जाने वाला गीत दूरी न रहे कोई रेखा और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया। हालांकि रेखा और धर्मेंद्र की जोड़ी फिल्मी पर्दे पर खूब जमती थी, लेकिन प्रेस में इस जोड़ी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की बजाय रेखा और उनकी नजदीकियों की ज्यादा चर्चा थी। अमिताभ बच्चन भी रेखा के साथ उस वक्त उन दो फिल्मों में काम कर रहे थे जिन्होंने 1989 में सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल की। ये फिल्में थी मिस्टर नटवरलाल और सुहाग। एक तरह से देखा जाए तो उस समय अमिताभ अपने स्टारडम की बुलंदी पर थे, क्योंकि एक साल पहले ही उनकी फिल्म डॉन ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया था। मिस्टर नटवरलाल एक बदले की कहानी थी जिसमें कॉमेडी का तड़का भी था। हिंदी सिनेमा में आमतौर पर किसी एक्टर और एक्ट्रेस की जोड़ी पर फिल्माए गए गाने ही लोगों के जहन में उनकी याद के तौर पर बसे रहते हैं। एक तरफ जहां मुकद्दर का सिकंदर के गाने सलामे इश्क को रेखा और अमिताभ की इश्क की कहानी के साथ जोड़ दिया गया, तो वहीं फिल्म मिस्टर नटवरलाल के गीत परदेसिया ये सच है पिया देखकर दर्शकों को मानो ये लगा जैसे रेखा ने खुद ही सारे जमाने के सामने अमिताभ से अपनी मोहब्बत का इकरार कर लिया हो। फिल्म के डायरेक्टर राकेश कुमार थे, जिन्होंने पहले भी इस जोड़ी के साथ सुपरहिट फिल्म खून पसीना बनाई थी। 1999 में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने उस वक्त की यादें साझा करते हुए कहा था कि हमारी पूरी यूनिट रेखा से तंग आ चुकी थी, खासतौर पर इसलिए क्योंकि दूसरी ओर अमिताभ थे जो हमेशा रेखा के उलट वक्त के पाबंद हुआ करते थे। फिल्म के कुछ सीन कश्मीर की वादियों में बिल्कुल सूर्योदय के समय फिल्माए जाने थे। हालांकि अमिताभ के लिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो समय का खास ख्याल रखते थे, लेकिन हर किसी को यह लग रहा था कि रेखा तो कभी समय पर आ ही नहीं सकती। राकेश बताते हैं कि हर कोई ये देखकर हैरान हो गया था कि वक्त पर पहुंचने के लिए रेखा सुबह 2 बजे उठने लगी थी और मेकअप करवाने के बाद सेट पर पहुंचने के लिए 4 बजे होटल से निकल जाती थी। ये बदलाव का कमाल था। उस जमाने के डायरेक्टर भी इस कथित प्रेम संबंध का फायदा उठाने से नहीं चूकते और जानबूझकर ऐसे सीन और डायलॉग रखते थे जिसमें इस प्रेम कहानी की झलक नजर आती हो। मिसाल के तौर पर मिस्टर नटवरलाल का एक सीन है जिसमें रेखा अमिताभ से कहती हैं, मैं तेरी दासी हूं, और वो इसके जवाब में कुछ इस तरह की बात करते हैं कि मुझे कोई दासी वासी नहीं चाहिए। पत्रकार और लेखक जेरी पिंटो के मुताबिक ये सीन मुकम्मल तौर पर उनकी जिंदगी की सच्चाई को बयां करने वाला लगता है, जहां एक गांव की गोरी जो कि सुंदर है लेकिन बिना सलीके वाली है, एक मिडिल क्लास शहरी लड़की बनने की कोशिश कर रही है। वो अपने इश्क का इजहार करती है लेकिन उसे ठुकरा दिया जाता है। इसी साल अमिताभ के साथ रेखा की एक और सुपरहिट फिल्म आई सुहाग।
इस फिल्म में डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने अपने मशहूर खोया पाया फॉर्मूले को आजमाया, जिसमें एक भोली भाली लड़की, उसकी मोहब्बत, मिलने बिछड़ने का खेल और कुछ बहुत हसीन कर्णप्रिय गाने, 18 बरस की तू होने को आई और तेरी रब ने बना दी जोड़ी जैसे गाने भी शामिल रहे, जो कामयाबी की बुलंदी पर इस दौर को भी ले गए, रेखा और अमिताभ को भी ले गए और फिल्म को भी। हमेशा की तरह खालिस मर्दवादी और पाखंडी रवैया अपनाते हुए फिल्म इंडस्ट्री ने उनके कथित प्रेम संबंधों के लिए अकेले रेखा के ऊपर तोहमतें लगानी शुरू कर दी, जबकि उनके प्रेमियों के बारे में आमतौर पर कुछ नहीं कहा जाता था। जितेंद्र, धर्मेंद्र, सुनील दत्त और फिर अमिताभ के साथ प्रेम संबंधों की खबरों के उछलने के बाद रेखा की तस्वीर ऐसी बनाई जाने लगी मानो वो हर शादीशुदा आदमी के लिए किसी खतरे की तरह हो। उनके लिए बड़ी ही लापरवाही के साथ सस्ते शब्दों जैसे कि आदमखोर, अति कामुक, सेक्स किटेन का इस्तेमाल किया जाने लगा। अपने करियर की बुलंदी पर पहुंचने के साथ ही रेखा को दूसरी एक्ट्रेस के निजी हमलों का निशाना भी बनना पड़ा। उस दौर की नामी एक्ट्रेस नरगिस दत्त ने 1976 में रेखा के लिए कहा, वो मर्दों को ऐसे संकेत देती थी कि जैसे वो बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकती है। कुछ लोगों की नज़र में वो किसी चुड़ैल से कम नहीं है। नरगिस ने आगे कहा कि मुझे कई बार लगता है कि मैं उसे समझने लगी हूँ, मुझे उसकी परेशानी समझ में आ गई है। मैंने कई बार अपनी ज़िंदगी में ऐसे बच्चों के साथ काम किया है जिन्हें मनोवैज्ञानिक परेशानियाँ होती हैं। वो खोई हुई सी है, उसे एक मजबूत आदमी की ज़रूरत है। ये बातें सुनील दत्त की पत्नी और मशहूर एक्ट्रेस नरगिस दत्त ने कही थी। रेखा की बात छेड़ते हुए जीनत अमान ने भी एक फिल्मी मैगजीन में कहा, लेकिन उससे पहले डिम्पल कपाड़िया ने भी कथित तौर पर रेखा को राजेश खन्ना से दूर रहने के लिए कहा था कि मेरे पति से दूर रहना। जीनत अमान ने एक बार एक मैगजीन में कहा कि हमारे बीच अच्छी बननी चाहिए थी, क्योंकि हम दोनों ही कई बातें हम दोनों में एक जैसी हैं, जैसे कि हम दोनों ही जिंदगी में पिता की कमी हमारे रही, लेकिन उसको देखकर लगता है कि जैसे वो बेहद असुरक्षित महसूस करती है। उसके अंदर बेहद खालीपन नजर आता है। जहां तक उसे लुक्स का उसके सवाल है, गर्दन के ऊपर मेकअप लगाकर वो काफ़ी सुंदर दिखती है, लेकिन गर्दन के नीचे उसे खुद पर काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर रहने वाले नामी लेखक खुशवंत सिंह ने फिल्म इंडस्ट्री के इस दोहरे रवैये और पाखंड पर निशाना साधते हुए लिखा, रेखा शायद उस मर्दवादी रवैये के शिकार हैं जिसमें हर वो औरत जो स्टाइलिश और बेबाक होती है और आसानी से आपको हासिल नहीं हो पाती, उसे निम्फ्रोमैनिक या अति कामुक करार दे दिया जाता है। शायद उन्हें पाने की मर्द की लालसा की उपज होती है। मुझे रेखा और प्रतिमा बेदी जैसे लोग पसंद हैं, बस मुझे इस बात की फिक्र है कि वो बिना मतलब जानबूझकर प्रचार पाने के हथकंडे ना आजमाएं, वरना तो जितना ज़्यादा रेखा खुलकर बोलती हैं मैं उतना ही उन्हें पसंद करने लगा हूँ। खुशवंत सिंह की बात सही थी और रेखा के अगले कदम ने तहलका मचा दिया। अगले कदम की चर्चा अगले पॉडकास्ट में। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।